लैंड एज अ रिसोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लैंड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एज अ रिसोर्स क्या है, कैसे बनती है, ग्रीन्स मतलब समझते होगे, इस तरीके का कुछ। इस ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज जो कभी लिविंग थी। हाय गाइस, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी। हम हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 बहुत लंबा है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी क्या क्या किया हुआ है उसको समझ लेते हैं। लैंड एज अ रिसोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लैंड को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर हमने लैंड का क्लासिफिकेशन, लैंड में डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज़ क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं उसके, और हम उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हैं, ये सब हमने अभी तक समझ लिया है लैंड के बारे में। और लैंड एज अ रिसोर्स कैसे है, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। और अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, जहां पर हम बेसिकली डील करेंगे किसके साथ, सॉइल के साथ डील करेंगे, मिट्टी के साथ डील करेंगे कि मिट्टी एज अ रिसोर्स क्या है, कैसे बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके फॉर्मेशन में, किस किस चीज़ की बनी रहती है, एंड फाइनली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसके ऊपर क्या चैलेंजेस हैं और हम उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे। ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिट्टी होती क्या है। सो सिंपल चीज़ है कि मिट्टी एक ग्रेनी सब्सटेंस है। ग्रेनी मतलब ग्रेन्स का मतलब, ग्रेन्स मतलब समझते होगे, इस तरीके का कुछ, इस तरीके की कोई ग्रेनी सब्सटेंस है जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करती है, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। एक तो कोई चीज़ बहुत लंबे समय पे बने, और दूसरी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो वो हमारे लिए एग्रीकल्चर में काम में आ रही है, और दूसरी बात कि उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय भी लग रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि सॉइल क्या है, ये एक थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस का जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करता है। सवाल उठता है कि ये मिट्टी बनी किस किस चीज़ की होती है? दो चीज़ों की बनी रहती है, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज जो कभी लिविंग थी, अब वो मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर मौजूद है, उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। दूसरी बात आती है इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर लिविंग था तो इनऑर्गेनिक मैटर क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर मतलब जो मिनरल्स होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। सवाल उठता है ये दोनों ही चीजें मिट्टी में आती कैसे हैं, उसको समझते हैं। पहले ऑर्गेनिक मैटर, आप, मैं, पेड़ पौधे, जानवर जब मर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वो मिट्टी में तो मिल जाते हैं। और प्लस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं वो भी क्या होगा, ऑर्गेनिक ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। सवाल उठता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर कैसे जाता है। जैसे कि कोई प्लांट है, अब वो गिर गया, वो मर गया, अब वो क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा क्या, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर की। इसके रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि रॉक्स किसके बने होते हैं? रॉक्स मिनरल्स के बने होते हैं। और मिट्टी किसकी बनी होती है? उन्हीं रॉक्स को टूटने के बाद मिट्टी बनती है। मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो मिनरल्स की बनी हुई हैं, जब वो चट्टान टूटेंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि जिस चीज से बनी है वो बदल जाएगा। रॉक्स मिनरल्स के बने हुए हैं ना, तो अगर रॉक्स टूटेंगे तो भी तो मिनरल्स के बने रहेंगे ना। और रॉक्स के टूटने पे क्या बनती है? रॉक्स के टूटने पे मिनरल्स बनते हैं। ये तो हमें को ऑलरेडी पता है। इसके अलावा और भी ज्यादा कैसे ये बनती है, क्या होता है, वो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो ये है ऑर्गेनिक मैटर और ये है इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर मतलब ये पोटेशियम, ये आयरन, ये जिंक, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब क्या है? ये सब इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं जिसके कि रॉक्स बने होते हैं, और उन रॉक से बनी मिट्टी भी फिर इन्हीं सारी चीज़ों की बनी रहती है। दूसरी तरफ आते हैं ये अंडे के छिलके, ये खीरा, टमाटर और ये बाकी सारी चीज़ें, ये कभी ना कभी लिविंग थी। प्लांट्स लिविंग होते हैं, ये हमारे को पता ही है। इसके अलावा अगर यहाँ जानवर भी होते, कोई मरा हुआ जानवर भी यहाँ पर होता तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर होता। अगर जानवरों का कोई वेस्ट होता, वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहता है। आपने अक्सर सुना होगा, मोदी जी कहते हैं, या उन्होंने एक पहल लाई थी कि भाई कचरों को हमें बाइफरकेट कर देना चाहिए, एक गीला और एक सूखा,
है ना। तो गीले का मतलब ये होता है ज़्यादातर कि जो हमारे किचन का कचरा निकलता है, किचन में ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनसे खाद बनाते हैं। समझ में आ रही बात। तो वो मिट्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। क्या होता है ह्यूमस, क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना समझना है कि मिट्टी एक ग्रेनी सब्सटेंस है जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है। इसके अलावा बहुत सारे साल लगते हैं इसको बनने में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम सारी खेती इसमें करते हैं, सारे प्लांट्स को जीने के लिए ये चाहिए। इसके अलावा दो चीज़ों की बनी रहती है, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सॉइल बनती कैसे है। एक होती है चीज जिसे हम कहते हैं वेदरिंग और दूसरी इसकी भाई इरोजन। तो भाई दोनों वेदरिंग और इरोजन ये क्या बलाएं हैं, सिंपल सी बात है भाई कि एक ये रॉक है, रॉक का ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये नदी के फ्लो के बीच में आ रहा है। एक टाइम आएगा कि ये जो पानी है इस पत्थर को तोड़ देगा। मतलब वेदरिंग का सिंपल सा मतलब हो गया, The larger rock being broken into smaller fragment is called as weathering. Simple as that. एक बड़ा रॉक है, छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया, उसको हमने क्या बोला, वेदरिंग हो गई। जरूरी नहीं कि वो नदी से ही हो, वो क्लाइमेट से भी हो सकता है, बारिश से भी हो सकता है, धूप से भी हो सकता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल रीजंस भी है, केमिकल रीजंस भी हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। इसलिए इसको फिर फर्दर डिफरेंट मतलब हम क्लासीफाई करते हैं, मगर इतना डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है आपके लेवल में। फिलहाल आप इतना ही समझो कि वेदरिंग मतलब होता है सिंपल रॉक्स का टूटना छोटे फ्रैगमेंट्स में, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इरोजन। वही रॉक्स जो टूटे हैं छोटे पीस में, जब उनका मूवमेंट होता है एक जगह से, अब नदी ने इस रॉक के पीस को तोड़ के वो आगे लेके गई कोर्स में, इसने इसको इतना चूरा बना दिया क्योंकि अब पत्थर है, फिर बाकी पत्थरों से टकराएगा, नदी उसको लेके आएगी, एकदम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ये बदल देगा और फिर उसके बाद इसको यहाँ कहीं आके डिपॉजिट कर देगा, ऐसे यहाँ पर कहीं आके डिपॉजिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। इसी को बोलते हैं इरोजन। तो मतलब क्या हुआ, वेदरिंग मतलब हुआ सिंपल कि टूटना छोटे फ्रैगमेंट्स में, और इरोजन का मतलब क्या हुआ, इरोजन का मतलब उसी छोटे हुए जो टूटे हुए जो हिस्से हैं उनका मूवमेंट और उनका डिपोजिशन दूसरी जगह, उसको हम इरोजन कहते हैं। सवाल उठता है कि इनसे मिट्टी कैसे बनती है। जाहिर सी बात है यार, मैंने आपको पहले भी बता दिया, रॉक्स के टूटना, जब रॉक टूटते हैं तो छोटे फ्रैगमेंट्स में बदलते हैं और फिर छोटे फ्रैगमेंट्स और छोटे फ्रैगमेंट्स में बदलते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होते हैं, इसी से बनती है सॉइल। कुल मिला के सॉइल का जो पेरेंट है वो कौन है, रॉक है। रॉक टूटेगा तभी ये सॉइल बनेगी, और ये किससे होगा, दो प्रोसेस से होगा, एक वेदरिंग से और एक इरोजन से। नेक्स्ट, अब ये एक लैंडस्लाइड की एक वो है, क्या बोलते हैं, केस स्टडी है, एक हिमाचल प्रदेश के बारे में है, और फिर उसके बाद मिटिगेशन टेक्निक है कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं, ये हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ये जो केस स्टडी है, फिलहाल हमारे को सॉइल को कंटिन्यू करना है। इसके बाद आती है ये सॉइल की प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जब आप मिट्टी देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसी सी, मतलब आप खोदोगे तो आपको कुछ ऐसा सा चीज देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे नीचे रहता है ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं रॉक। यही रॉक, ये जो रॉक था ये कभी ऐसे था, फिर ये रॉक टूटा बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारे रीजंस के वजह से, धूप से, बारिश से, नदी से और बाकी जो रीजंस है उसकी वजह से टूटा, टूट के बिखर के ये क्या हो गया, इसको रुको इरेज कर देते हैं। अब ये टूट के क्या बन गया है, अब ये कुछ इतना सा रह गया, बाकी ऊपर ये टूट के कुछ बड़े हिस्सों में है और फिर ऊपर और ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में। सबसे ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल, जिस टॉप सॉइल के अंदर ह्यूमस भी होगा और वेजिटेशन भी होगा। सवाल उठता है ये ह्यूमस क्या है, ये वही ह्यूमस है, ये वही ऑर्गेनिक ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी थे, अब वो डेड हो गए हैं, या उनका जो वेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो वो ह्यूमस क्या होगा, वो ह्यूमस इसी टॉप सॉइल का पार्ट होगा, इसी टॉप सॉइल का, ये जो टॉप सॉइल है ना, ये जो ये वाली सॉइल है टॉप सॉइल, इस टॉप सॉइल का पार्ट होगा ये ह्यूमस। इसमें ह्यूमस भी होगा, इसमें वेजिटेशन भी होगी। वेजिटेशन का मतलब घास फूस और प्लांट्स उसके अंदर रहेंगे। सॉइल को उपजाऊ होने के लिए, फर्टाइल होने के लिए दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस का भी और इनऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स का भी। तभी वेजिटेशन अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, तभी आप एग्रीकल्चर भी अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें दोनों चीज होगी। जाहिर सी बात है, जो ये प्लांट्स मरेंगे वो ऊपर ही तो रहेंगे ना, अंदर थोड़ी ना घुस जाएंगे। इसके अलावा जो पेड़ रहेंगे
वो पेड़ भी कट के यहीं पे तो रहेंगे, अंदर थोड़ी ना घुस जाएंगे। सो ये टॉप सॉइल हो गई जिसपे कि ह्यूमस भी है, वेजिटेशन भी है। इसके बाद आता है दूसरी वाला जो प्रोफाइल है, उसको बोलते हैं सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सवाल उठता है इस पे 3 चीज बोलिए, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये सॉइल का टेक्सचर है। कुछ मोटी होती है, कुछ बहुत ही महीन होती है और कुछ बहुत ज्यादा महीन होती है। जो बहुत ज्यादा महीन होती है यानी बहुत ज्यादा छोटी होती है उसे हम बोलते हैं क्ले। फिर आता है सिल्ट, उसके बाद आता है सैंड। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी कोर्स होते हैं, काफी मोटे होते हैं। तो इसके नीचे वाली यानी टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल होती है जिसमें सैंड भी मिलेगा, उसमें सिल्ट भी मिलेगी और उसमें क्ले भी मिलेगा। फिर तीसरा वाला होता है, ये तीसरी प्रोफाइल होती है हॉरिजन सी, जिसे हम बोलते हैं क्या? वेदर्ड रॉक एंड वेदर्ड रॉक मटेरियल। मतलब जो रॉक वेदर्ड हो गया है वो वाला मटेरियल। मतलब सबसे पहले ये था, फिर वेदर होके ये वेदर्ड रॉक मटेरियल बना, फिर वो वेदर्ड रॉक और ज्यादा वेदर्ड होके इन 3 फॉर्म्स में आया, सैंड, सिल्ट और क्ले। और फिर इसके ऊपर एक टॉप सॉइल है जिसमें ह्यूमस भी है, जिसके ऊपर वेजिटेशन भी। एज सिंपल एज दैट। रॉक प्रोफाइल खत्म, सॉरी सॉइल प्रोफाइल खत्म। और ये डू यू नो फैक्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अब सवाल उठता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन आपका 100% है। इसको आप मान के चलें कि ये सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट रॉक की। आप कैसे दिखते हो? अपने पेरेंट्स की तरह दिखते होगे ना? कभी किसी की आंख, किसी की नाक, किसी का कंप्लेक्शन किसी तरह होगा, आपके पेरेंट्स की तरह होगा। बिल्कुल वैसे ही मिट्टी जो कि किससे बनी हुई है? रॉक से बनी हुई है। उसी से ये डिटरमाइन करेगी, मतलब उसी से मिट्टी का कलर डिसाइड होगा, उसका टेक्सचर डिसाइड होगा। टेक्सचर मतलब छूने में कैसी है, और ग्रेनी है कि कितनी ग्रेनी है, क्लेई है कि वो सब है। केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी कैसी हैं, मिनरल्स कौन कौन से हैं, कंटेंट कौन सा है, परमेबिलिटी कैसी है। परमेबिलिटी मतलब होता है पानी को उसके थ्रू पास करने की एबिलिटी को परमेबिलिटी कहते हैं। मिनरल, अब जिस मिनरल का रॉक बना रहेगा उसी से तो जिस रॉक से जो मिट्टी बनी होगी, अगर ये आयरन का बना हुआ है तो ये मिट्टी में भी तो आयरन होगा। सिंपल सी बात है। तो वो ये सारी चीजें, मतलब पेरेंट रॉक ये डिसाइड करेगा कि उसका कलर क्या होगा, परमेबिलिटी कैसी होगी, टेक्सचर कैसा होगा। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? पेरेंट रॉक डिसाइड करेगा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कौन सा करें? ये करते हैं, क्लाइमेट करते हैं। अब बेसिकली ये बता रहा है टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना कि ये जो टेम्परेचर है और ये जो बारिश है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये टेम्परेचर है, ये बारिश है, ये बेसिकली वेदरिंग कर रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि टेम्परेचर वेदरिंग कैसे करता है, वेदरिंग मतलब तो समझ में आ गया कि बड़े रॉक का छोटे रॉक में टूटने को वेदरिंग कहते हैं। आपको पता है जब गर्मी होती है तो क्या चीजें होती है? किसी भी चीज में अगर गर्मी आ गई तो वो एक्सपैंड करेगा, वो फूलेगा। और फिर ठंडी होगी तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। गर्मी आई, एक्सपेंशन, सर्दी आई, कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होगा? रॉक टूटेगा, है ना? रॉक टूटेगा ना। तो बस वही टेम्परेचर और बारिश के वजह से क्या होगा? वेदरिंग का रेट डिसाइड होगा। जितनी ज्यादा वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स होंगे, जितनी ज्यादा वहां बारिश होगी, उतनी ज्यादा तेज वेदरिंग होगी। और उसी से हम डिसाइड करेंगे कि ह्यूमस फॉर्मेशन भी कैसे होगा। तीसरा वाला फैक्टर है टाइम। टाइम कैसे डिसाइड करता है कि मतलब सॉइल के फॉर्मेशन में टाइम का क्या रोल है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, याद है? हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए। तो टाइम जो है वो क्या बताती है? थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल को दिखाती है। इसके बाद फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये फ्लोरा और फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या डिसाइड करते हैं? ये ह्यूमस को डिसाइड करते हैं कि किसी भी मिट्टी में कितना ह्यूमस है। जाहिर सी बात है कि जानवर जब मरेंगे तभी तो, या प्लांट जब मरेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उनको डिकम्पोज करेंगे तभी तो उसके अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। तो फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फ्लोरा क्या है, प्लांट्स है या एनिमल है, फौना प्लांट है या एनिमल है। सिंपल आज याद करने का तरीका बता देता हूं। फौना और फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर से याद करो, ये एक प्लांट है, और फौना, ओना, NA, तो एनिमल। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। फ्लोरा याद हो गया तो फौना अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। सो फ्लोरा और फौना डिसाइड करेंगे कि उसमें कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसाइड करेंगे कि वो कैसे डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट इज रिलीफ। जाहिर सी बात है कि पहाड़ है, यहां पर बारिश तो होती रहती है, बारिश होगी तो मिट्टी को ज्यादा यहां पे ठहरने का टाइम नहीं मिलता। और अगर वहीं पर कोई प्लेन है तो वहां पर मिट्टी, मतलब यहाँ पे स्लोप नहीं है, तो जिसकी वजह से मिट्टी को ठहरने का काफी ज्यादा टाइम मिलता है, इसलिए वो आराम से रहते हैं। तो कुल मिला के ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन कि सॉइल का एक्यूमुलेशन कितना ज्यादा होगा। एज सिंपल एज दैट। सो विद दिस वी कंप्लीट द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन।
ये वही है सॉइल प्रोफाइल है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ये सारे वही फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, इसके अंदर और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्लाइड प्रिपेयर्ड कि ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसके अलावा क्या, हाँ अब आता है कि सॉइल का डिग्रेडेशन। जैसे हमने लैंड का डिग्रेडेशन पढ़ा था वैसे हम सॉइल का डिग्रेडेशन भी पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, डिग्रेडेशन मतलब ही हो गया कि उसकी जो बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक एक्टिव मतलब प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। वहां पर लैंड की हो रही थी, यहाँ पर सॉइल की हो रही है। सवाल उठता है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी के कम होने के कारण क्या है, तो उसको हम अभी देख लेते हैं। थ्रेट्स ऑन सॉइल, ओके ठीक है, ये है। याद रखिएगा कि सॉइल के डिग्रेडेशन में भी बिल्कुल लैंड की तरह नेचुरल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और मैन मेड फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अगर हम बोलें केवल मैन मेड तो नहीं, वो सही बात नहीं है। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। लोग सोचते हैं इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर लेंगे तो सारे इंसेक्ट्स मर जाएंगे, वो एग्रीकल्चर अच्छा कर लेंगे। पेस्टिसाइड यूज़ कर लेंगे तो सारे पेस्ट मर जाएंगे, तो वो अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे। फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे तो फर्टिलिटी बढ़ा देंगे। तो थोक के भाव में जो थोड़े से मतलब अब ऑफकोर्स फार्मर उतने पढ़े लिखे नहीं हो पाते फॉर ऑब्वियस रीजन, तो वो लोग थोक के भाव में इसका इस्तेमाल करते हैं अपने लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करने के लिए। बट अल्टीमेटली दे एंड अप हार्मिंग द सॉइल, दे डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल विच इज़ नॉट गुड ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसलिए हम लोगों को इसका बहुत ही रेगुलेटेड यूज़ करना चाहिए। वी शुड क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेशन अमंग द फार्मर्स, so that is one thing. Second thing is we have to check overgrazing of the fields by the animals and cattle. अगर हमारे पास गाय भैंस और शीप हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा उनको ओवरग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि आप अगर ओवरग्रेजिंग कराओगे तो आपको आगे पता है आने वाले दिनों में क्या होगा। अल्टीमेटली यही जिन कैटल्स को आप बहुत ज़्यादा खिला रहे हो वही कैटल्स खत्म हो जाएंगे। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, आपने यहाँ ये पहले इतना सारा घास वास था, इनको घास वास खिलवा दिया आपने अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर बारिश पड़ेगी और यहाँ पर मिट्टी चली जाएगी, और मिट्टी चली जाएगी तो वापस से वेजिटेशन उगने का कोई चांस नहीं है। अगर वेजिटेशन उगानी है तो सॉइल का होना ज़रूरी है। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट है एक्सेस रेन कॉजिंग द सॉइल वॉश। ये एक नेचुरल कारण हो जाता है भाई। ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो उसमें इंसान तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ उसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो क्या करेगी, बारिश को धुला के ले जाएगी। इसके बाद कौन सा वाला है भाई, उसके बाद है ये लैंडस्लाइड। सो ये सॉइल इरोजन का एक और मतलब सॉइल डिग्रेडेशन का एक और रीज़न। जब लैंड धंसता है तो उसके साथ साथ सॉइल भी बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है। हमारे पास एक अच्छी खासी मिट्टी का जो एक सोर्स था वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन से भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा आगे जाके। सो दीज आर द व्हाट, these are basically the reasons of the soil degradation। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। हमारे को क्या करना है, इन सारी चीज़ों को चेक करना है। बेसिकली तो सॉइल इरोजन हमारी प्रॉब्लम है, हमारे को, हम डॉक्टर्स हैं, हमें पता चल चुका है कि सॉइल इरोजन हमारी प्रॉब्लम है। वी हैव टू ट्रीट दिस, राइट। सो हाउ आर वी गोइंग टू ट्रीट इट? सो दीज आर द वेज। ये वो वेज हैं जिनसे कि हम क्या करेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम चलते हैं शेल्टर बेल्ट्स को। जो यहाँ कंप्लीट हो सकता है हम उसको यहीं कंप्लीट कर देते हैं। शेल्टर बेल्ट, समंदर के पास में क्या किया जाता है, आपको पता है समंदर के पास लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हमेशा चलती रहती है। ये क्या है, ये हम कभी किसी दूसरे टॉपिक में, किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि समंदर एरियाज में, मतलब जो पूरे कोस्टल एरियाज हैं, दे हैव लॉट ऑफ विंड मूवमेंट। ओके, तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज इज अ कॉन्स्टेंट फिनोमेना विच हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो जब ऐसा होता है, हवा बहुत तेज बहती है तो उसमें वो जो सॉइल है उसको भी उड़ा के ले जाएगी। अगर वो नहीं हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट कर देते हैं। मतलब पेड़ों की एक बेल्ट इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं। ये बेल्ट क्या करती है, जैसे बेल्ट आपकी ट्राउजर को होल्ड करके रखती है, वैसे ही ये जो ट्री की बेल्ट है ये क्या करेगी, सॉइल को होल्ड करके रखेगी। कैसे? क्योंकि हवा की जो स्पीड है उसको कम कर देगी। ये हो गया शेल्टर बेल्ट, खत्म। दूसरा अपन करते हैं मल्चिंग। ये मल्चिंग क्या होता है, इसका मेरे ख्याल से हमारे पास एक डायग्राम है। ये होती है मल्चिंग, इसको बोलते हैं मल्चिंग। क्या होता है कि ये तो आपने लगा ली, खेती कर ली, ये खेती कर ली, ये खेती कर ली, इसके बीच में आपने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर बिछा दिया। अब वो ऑर्गेनिक मैटर को बिछाने का क्या मतलब, अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। वो इसलिए बिछाया हुआ है कि ताकि वो क्या करेगी, यूपर हवा से वो मॉइस्चर को रिटेन करेगी, और वो क्या करेगी, सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको, वो एक स्ट्रॉ की तरह काम करती है। स्ट्रॉ क्या करती है, आप स्ट्रॉ की यूज़ करते हो कि ताकि आप सॉफ्ट ड्रिंक को
सक कर सको, राइट, उसको खींच सको। वैसे ही ये क्या करती है, ये जो हमारा मटेरियल है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर हवा के जो मॉइस्चर को अपने से सक करती है, एक स्ट्रॉ की तरह काम करती है, रिटेन करके रखती है सॉइल मॉइस्चर को, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मल्चिंग। इसके अलावा देखो ये क्या लिखा हुआ है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स। बेयर ग्राउंड, जो खाली ग्राउंड है प्लांट्स के बीच में, उसको कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, जो कि एक स्टॉक की तरह काम करती है। इट हेल्प्स टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। पहाड़ों में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो रिलीफ है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो सॉइल के एक्यूमुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जाहिर सी बात है भाई, बारिश होगी तो वो धरने से पानी नीचे बहेगा और जितनी भी मिट्टी होगी उसको बहा के नीचे ले जाएगा। मगर पहाड़ों के लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरीके से टेरेस फार्मिंग करते हैं। तो पानी को कैसे जाना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब स्पीड चेक हो रही है। स्पीड चेक हो रही है मतलब क्या हुआ, सॉइल बहुत आसानी से वॉश नहीं होगी। इसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ज्यादातर पहाड़ों पे की जाती है। सिंपल सी बात है, वही लिखा होगा, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। मेरे को बस आपसे एक चीज चाहिए, कॉन्सेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको रीड मारो, वो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टोर प्लॉइंग की। कॉन्टोर प्लॉइंग का समझने से पहले समझना जरूरी है कॉन्टोर्स क्या होते हैं। ये देखो, जैसे ये एक पहाड़ है ना, अब इसमें क्या है कि एक इस तरफ, एक उसके पीछे तरफ, एक इस तरफ, एक पीछे, मतलब एक किस्म से आपने क्या किया, ये जो स्लोप्स हैं, ये जो डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स पे ऐसे बढ़ रहा है, इसी को कंटूर्स कहते हैं। इन्होंने क्या किया, पैरेलल उसमें इन्होंने उसको वो प्लो कर दिया, खोद दिया, जिससे जब बारिश आएगी तो वो ऐसे जाएगी और पीछे की तरफ जाएगी, फिर इस तरफ आएगी, फिर इस तरफ जाएगी। कहने का मतलब है डायरेक्टली ऐसे ना जाके अब ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जाएगी, इसी को बोलते हैं कॉन्टोर प्लॉइंग। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये ऐसा होता है कुछ, एक ये रो हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। हाँ, अब क्या है, हर जगह का एक कुछ क्लाइमेट ऐसा होता है कि आप वहां पे एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी भी सीजन में उगा सकते हो, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको सपोर्ट करती हैं थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल, वेस्ट बंगाल में राइस 3-4 बार उगता है। वैसे राइस क्या है, एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप मतलब क्या होता है, जो बारिशों में उगाया जाता है, जिसे बारिश चाहिए होती है, मगर बंगाल में हमेशा रहती है, इसलिए वहां पर हमेशा इसको उगा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, 2 रोज में एनुअल क्रॉप उगाते हैं और बीच में एक सीजनल क्रॉप उगाते हैं। इसको ध्यान से समझना, 1-2 में एनुअल और बीच में सीजनल क्रॉप उगा लिया। करने का, कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो चलेगा ही चलेगा, इससे सीजनल क्रॉप बीच वाले में चलेगा, ऐसे करके। इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो मेंटेन रहती है। ऐसा करने से डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। जैसे कि आपको पता है, अब यहां पर भी मैंने कुछ ग्रो किया है, यहां पर भी मैंने कुछ ग्रो किया, यहां पर भी मैंने कुछ ग्रो किया। अब मान लो कि मेरे पास इसका सीजन नहीं है, मतलब इस चीज का सीजन नहीं है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, दूसरा क्रॉप उगा लूंगा, कि ताकि जब बारिश आए तो वो यहां पर वेजिटेशन हो, और वो वेजिटेशन वही करे जो कि करती है क्या, सॉइल को होल्ड करने का काम। तो टेरेस फार्मिंग हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया, कॉन्टोर प्लॉइंग हो गया, शेल्टर बेल्ट्स हो गया। अब कॉन्टोर बैरियर्स और रॉक डैम, इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। क्या होता है इसमें, ये होता है रॉक डैम्स। ये समझ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ये होता है रॉक डैम्स। अक्सर जब आप पहाड़ों में, हिल स्टेशन में गए होगे तो आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों का ना छोटा छोटा डैम बना देते हैं। डैम का केवल एक काम, चाहे बड़े डैम, चाहे छोटे डैम, चाहे मीडियम डैम, उनका काम है पानी के जो फ्लो है, बहाव है, उसको रोकना, उसको कम करना। बिल्कुल इसी तरीके से अभी क्या होता है, यहां से ये पानी आता है ऐसे करके। अब क्या होगा, ये जो डैम्स है ना, ये डैम्स है, ये जो डैम है, ये यहां पर पानी भर देगा, इधर पानी भर देगा। इससे क्या होगा, डायरेक्टली जो पानी ऐसे जाके ये पूरी इसको फ्लड ला सकता था, यहां ये जानवरों को वो कर सकता था, अब क्या होगा, यहां पर पानी ठहर जाएगा। यही काम होता है रॉक डैम्स का या फिर कॉन्टोर बैरियर्स का। हाँ, सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड कि हम सॉइल को कंजर्व कैसे करें, मिट्टी को बचाए कैसे, ये हमने कर लिया। इसके बाद एक ये लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे आज इस लेक्चर में। बेसिकली ये जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी एक जिस्ट है, जिसको कि आप करके खुद समझ सकते हो, खुद देख सकते हो। ये 2 प्लेट्स हैं, इन 2 प्लेट्स में एक प्लेट में वेजिटेशन है, प्लांट्स उगे हुए, एक में वेजिटेशन नहीं है, प्लांट्स नहीं है। आप क्या करो, दोनों में पानी गिराओ ऐसे करके। आपको दिखेगा इसमें कि यहाँ पर जो पानी गिरेगा वो मिट्टी वाला पानी होगा और यहाँ पे थोड़ा सा साफ पानी गिरेगा। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है इस मिट्टी को रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए, इसलिए मिट्टी साथ में गिरेगी पानी के, जिसे बोलेगा मटमैला पानी।
और वहीं पर ये जहां पर वेजिटेशन है इसने क्या कर रखा है, मिट्टी को होल्ड करके रख रखा हुआ है, इसलिए यहां पर जो पानी गिरेगा वो रिलेटिवली, मतलब पूरा तो साफ नहीं होगा बट रिलेटिवली इससे ज्यादा बेटर होगा। तो आपने समझा कि वेजिटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि ताकि सॉइल इरोजन ना हो और बाकी की प्रॉब्लम्स ना हो। विद दिस वी कंप्लीट द सेकंड टॉपिक ऑफ द सेकंड चैप्टर। अब जब तीसरा जो पार्ट बनेगा इस वीडियो का वो फाइनल एंड कंक्लूसिव बनेगा, उसमें हम जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसको हम कंप्लीट कर देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट और आगे ऐसे ही पढ़ते रहना, आगे लेक्चर एंजॉय करते रहो। थैंक यू।